हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे, उन एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से किन किन क्वेश्चनों को पूछा गया था, जिससे कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकती हैं। दोस्तों, यह पेपर जो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ मैथ का, तो यह एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में मैथ के सब्जेक्ट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैथ सब्जेक्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने पटवारी के जो 2017 में पेपर हुए थे, उन सब्जेक्ट की मैंने वीडियो अलग अलग बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, तीन संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 दिया गया है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या क्या है? यहाँ पर हमें तीन संख्याओं का योगफल दिया गया है। मान लेते हैं हम तीन संख्याएं कौन सी हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। इनका योग कितना दिया गया है? 204। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है प्रथम का द्वितीय से अनुपात, यानी कि प्रथम का x का द्वितीय से y से अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक है। और द्वितीय का तृतीय से अनुपात दिया गया है, यानी कि y का z से अनुपात दिया गया है 5:3, 5:3। ठीक है। तो अब इनमें से हमें बताना है सेकंड वाली द्वितीय संख्या क्या होगी। इसका अनुपात हमें y का अनुपात वो संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों, रेशियो दिए गए हैं, जो सभी की हमें सेपरेट रेशियो पता होते तो हम आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ पर हमें रेशियो को समान करना होगा। तो रेशियो को हम कैसे समान करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में रेशियो को इस तरह से निकालना होगा, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर एक्स वाई का रेशियो देखते हैं तो 2:3 है, और वाई जेड का देखते हैं तो 5 और 3 दिया गया है, 5:3। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना आप, y का जो रेशियो दिया गया है या तो वह 2 है, मतलब दो संख्या में दिया गया है, या तो वह 3 होगा या 5 होगा, जबकि x का हमारे पास है, z का हमारे पास है। तो इसे हमें एक समान करना होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों का ऊपर अपोजिट में मल्टीपल कर देंगे, तो जिससे हमें वह संख्या सेम मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसका 5 का इसमें ऊपर गुणा कर देते हैं और 3 का नीचे कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, और साथ ही आपको इनमें गुणा जब भी करेंगे तो आपको इनमें भी करना होगा और इसमें भी करना होगा, क्योंकि अगर इसमें नहीं करेंगे तो इसका रेशियो बड़ा आ जाएगा और इन दोनों का रेशियो छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं। 5 दूनी 10, एक्स का 10 हो गया, ये 5 दिया 15, ये 15 आ गया, और इसका 3 3 का 9। हमारे पास रेशियो निकल के आया है 10 15 9। और इनका हम अगर टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10 15 25 और 9 34। ठीक है। टोटल रेशियो जो है वह 34। अब यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 204। तो चलिए इसमें हम सेकंड वाली संख्या क्या है वह बता देते हैं। सेकंड वाली संख्या का रेशियो क्या आया है? 15। यहाँ पर हम 15, टोटल रेशियो का अनुपात योग कितना है? 34। यहाँ पर दोस्तों हम इसे कैंसिल करेंगे तो यह 6 बार में चला जाएगा पूरा 206, और इसका 15 × 6 बराबर हो जाएगा 90। तो वह संख्या जो हमारे पास आएगी निकल के वह हो जाएगी 90। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 6, 6 का एक वर्ग दिया गया है और सभी पट्टियाँ 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की हैं। आच्छादित काले वर्ग का अंश कितना होगा? यानी कि यह 6/6 का एक वर्ग दिया गया है। इसमें सभी पट्टियाँ जो हैं दोस्तों वह 1 इकाई के बराबर दी गई हैं, चौड़ाई है उनकी। और यहाँ हमसे पूछा गया है जो काले भाग है इसका क्षेत्रफल हमें या अंश कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब 6/6 का एक वर्ग है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए यह 6/6 का वर्ग है। जब हम इसे बनाएंगे, सभी 6 कॉलम में डिवाइड करेंगे, तो यह 6/6 का वर्ग यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह हमारे पास 6/6 का वर्ग बन चुका है। अब यहाँ पर काला भाग कितना है? ये है काला भाग। मैं इसे डबल लाइन में कर देता हूँ क्रॉस।
और फिर है इसके बाद ये, और फिर है इसके बाद ये हमारे पास काला भाग दिया गया है। इसका हमें अब यहाँ पर अंश बताना है या फिर क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे पहले तो हम टोटल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो कितना है, 6 इंटू 6 बराबर 36। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 36। अब यहाँ पर सभी जो पट्टियाँ दी गई हैं, यानी कि जो खाने हैं एक एक अंक एक एक इकाई के बराबर हैं। आप इन्हें लगाइए, काउंट कीजिए, तो आपको यहाँ पर सभी जो खंड दिए गए हैं, वर्ग छोटे छोटे बने हैं, वह 36 के बराबर यहाँ पर निकलेंगे। 36 इकाई के बराबर, यानी एक इकाई का है नंबर के निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 और इधर से भी 6, यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। तो अब यहाँ पर जो काला भाग हमें दिया गया है उसका हमें देखना है यह कितनी जगह ले रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोस्तों यहाँ पर जो काले वर्ग का भाग निकल के आ रहा है वह है, काला वर्ग कितना है, 21 भाग का है। 21 इकाई या 21 भाग या 21 अंश, आप जो कुछ भी मान सकते हैं, 21 भाग है। दोस्तों टोटल वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 36। अब हमें फाइंड करना है या 21 भाग जो काले वर्ग का है वह कितना अंश है। तो टोटल दिया गया है 36, तो हम इसे कर देते हैं 21/36। इसे हम अगर क्रॉस करेंगे तो यह चला जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 7 21। ये आ जाएगा हमारे पास 7/12। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जो काला भाग है उसका अंश 7/12 है पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² + 7x + 12 बराबर x + 4। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है इसका मान क्या होगा। इसे आपने अपने 5वीं 6वीं तक की क्लास में याद है, अगर आपको तो भी कोई बात नहीं है तो आप देख लीजिए। ठीक है, इसे हम जो संख्या दी गई है 12 और जो 7, अब हम इसे 7 को ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि वह मल्टीपल करें तो 12 निकल के आए, और 7 को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो वो जोड़ या घटाव करें तो वह 7 के रूप में हमें मिले। तो वह संख्या हमें यहाँ पर ढूंढनी होगी। तो वह संख्या हम ले लेते हैं 3 और 4। 3 और 4, अगर हम 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और इसका मल्टीपल अगर करेंगे तो 12 मिल रहा है हमें, बिल्कुल मिल रहा है। तो चलिए हम संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं, x² + x + 4x + 12। अब यहाँ पर हम इसे 2 भागों में अलग कर लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 3 और इधर आ जाएगा +4x + 3, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें से एक आ जाएगा हमारे पास, तो एक x + 4 ये बन गया, क्या x ये और 4 ये, और x + 3 हमारे पास ये बन गया। तो एक का मान हमें यहाँ पर निकालना था, तो दोनों का मान दिया है, x + 4 तो यहाँ पर दिया ही गया है, x + 3 हमारे पास निकल के आया है, इसका आंसर है। और या फिर फ्रेंड आप इसे दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप x मान सकते हैं, x × x + 4। तो इसे आप अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे तो भाग देंगे अगर x² + 7x + 12 में x + 4 का, तो भी वह संख्या जो आएगी, भागफल आएगा, वह इतना ही आएगा आपके सामने जो आंसर दिया गया है। आप उस विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 7 2 3 5 6 8 9 11 12 संख्याओं की समूह से हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 है। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयवों के समुच्चयों का सदस्य हो सकती है। यहाँ पर हमें यह संख्या दी गई हैं, इनमें से हमें 4 संख्या को ऐसी ढूंढना है जिसका अगर हम योगफल करें तो उनका योगफल 21 आए। अब आप उसमें से कोई भी संख्या उठा लें, लेकिन शर्त है कि उनका योग करने पर हमको 21 प्राप्त हो। तो आपको यहाँ पर अपने लॉजिक से मतलब सोचना होगा, वह संख्या चुननी होंगी। तो चलिए हम बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं। अगर हम 12 लेते हैं तो 12 के बाद हम काउंट करते हैं 2, 12 2 14, और फिर 3 काउंट करें तो 12 3 14 और 3 17, और अगर 5 करेंगे तो फिर 22 हो जाएगा, यानी कि 12 की संख्या हम नहीं ले सकते हैं। और फिर 12 के बाद अगर 11 की लेंगे तो 11 + 2 + 3 + 5, 11 2 13 3 16 5 21, हाँ इसे हम ले सकते हैं। एक संख्या हमारे पास यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और भी कई ऐसी संख्या होंगी, वही भी देख लेते हैं हम। 9 को देखते हैं, 9
9 + 2 करते हैं, 9 × 2 = 11, 3 = 14 और 5 = 19। संख्या नहीं बन रही है। चलिए, तो अब इसके बाद हम करेंगे 8। 8 को अगर लेते हैं, 8 + 2 10 + 3 13 और +5 18 हो रही है। यह भी नहीं हुई, यह भी नहीं हुई। अब हम 8 की सीरीज को और देखते हैं। 8 + 5, 8 × 5 = 13 + 6 19 और +3 19 और 2 21। तो यह संख्या अभी हमारे पास मिल रही है। यानी कि जो संख्या हमें मिल रही है वह है 2। 2 ऐसी संख्याएं मिल रही हैं, 4 मतलब जिनको हम 4 संख्याएं जो जोड़ने पर 2 सीरीज मिल रही हैं, जिन्हें अगर हम जोड़ें तो उनका योगफल हमें मिल रहा है 21। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है यहाँ पर 21। तो यहाँ पर हमें बताना है उस अधिकतम संख्या का चयन कीजिए जो इस सीरीज का सदस्य होगी। तो यहाँ पर दोनों सीरीज में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? इसमें तो 8 5 6 2 है और इसमें 11 2 3 5 है, तो यह 11 संख्या है। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है तो आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर πr² h। ठीक है बेलन का आयतन होता है। अब यहाँ पर हमें बेलन का आयतन निकालने के लिए ना तो हमारे पास अभी ऊंचाई का पता है, ना ही हमें r यानी कि त्रिज्या का पता है। तो r और h को हमें यहाँ पर निकालना होगा, तभी हम बेलन का आयतन बता सकेंगे। तो r और h को निकालने के लिए हमारे पास परिधि दी गई है, इससे हम r और h को निकाल सकते हैं। तो चलिए वृत्त की परिधि यहाँ पर दी गई है। वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? 44 बराबर 2πr। अब हम r की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 44 2π इधर आ जाएगा, 2 इंटू और पाई की वैल्यू होगी 22/7। तो 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा, इसे हम काट देंगे तो 22 दूनी 44, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और जो बचेगा हमारे पास 7। r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, r यहाँ कितना निकल के आ गया? 7। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है यदि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी हो। त्रिज्या कितनी है? 7। तो ऊंचाई क्या बोला गया है? दुगनी हो। तो h कितना होगा? इसका दोगुना 14 होगा। ठीक है, अब वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, r की वैल्यू हमें पता है 7 इंटू 7 का स्क्वायर r² है और h की वैल्यू दी गई है 14, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई दुगनी है त्रिज्या की। 7 से है 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर 22 इंटू 7 इंटू 14। जब इसे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, वह संख्या आ जाएगी 2156। ठीक है, लेकिन अब यह इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर हमसे यहाँ पर लीटर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं अधिकतर बच्चे इन्हीं में गलती करेंगे, वह 2156 आ जाएगा। डायरेक्ट नंबर 1 वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे भाग देना होगा 1000 से। ठीक है, जब हम इसे 1000 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ के 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो 2.156 इसका आंसर हमें मिल जाएगा लीटर में। ठीक है, 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 6 को कितने से गुणा किया जाना चाहिए? x से गुणा किया जाना चाहिए इंटू x, इसे 7 स्क्वायर में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम गुणा कर देते हैं। x बराबर करेंगे तो 7 स्क्वायर अपॉन 7 की पावर 6, ये नीचे आ जाएगा। अब हम गुणा में, आपको पता है जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ भी यही कंडीशन होगी। तो a एक बार में और यहाँ पर आ जाएगा ये 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 1/7/4। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल करें m + n रिक्त स्थान MA + MB + MNA + NB। मान लेते हैं हम इसे x। क्या मान लेते हैं? इसे x। अब हम इसे x मानेंगे और इसे कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा इसमें नीचे m + n में। ठीक है, तो दोस्तों अब इसे हम पहले सही सिरे से जमा लेते हैं। जैसे कि 5MA
5 की संख्या को ले लेंगे, बड़ी संख्या से स्टार्ट करके 5na प्लस mb प्लस nv अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में m प्लस n। आपको केवल इतना करना है, ऐसे किसी भी तरह से ऐसे सॉल्व करना है कि इससे हम उसे संख्या को काट सकें। बस यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो चलिए अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यह इसमें से दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 5a और जो बचेगा वह जाएगा m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे b और यहाँ पर बचेगा m प्लस n। हमने क्या बोला था अभी आपसे, आपको इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि वह संख्या m प्लस n के रूप में हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m प्लस n। तो अब यहाँ पर हम इसे फिर से जमा देंगे सही से, बटे में कितना आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक सीधे तो हमारे पास दिया जाएगा m a प्लस b। ठीक है, और एक आ जाएगा m प्लस n और ये बटे में चल रहा है हमारे पास m प्लस n। इसे हम काट सकते हैं m प्लस n से और जो संख्या या जो वैल्यू बचेगी वह हमारे पास बचेगी 5a प्लस v। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औसत निकालिए। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को काउंट कर लेते हैं और उसमें जो संख्या जितनी बार दी गई यानी कि कितनी बार संख्या वह है उसे हम डिवाइड कर देंगे उसी संख्या से। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 4 5 2 7 दूनी 14 और 1 15 यानी कि 150। 3 5 8 4 12 6 18 और 7 25। तो वह संख्या आ जाएगी हमारे पास 175। संख्या कितनी आ गई है 175 और कितनी बार दी गई है 1 2 3 4 5 टाइम दी गई है। इसे हम काट देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5 3 15 और 5 25 35 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा क्या की थी, उत्तीर्ण की थी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे मान लेते हैं। विद्यार्थियों में जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या क्या होगी, मान लेते हैं बॉयज़ की संख्या b। तो इनका कितना भाग 2/3 2/3 और गर्ल्स की कितनी होगी, गर्ल्स को g इसका 3/4 3/4 भाग। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। चलिए हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर b/g। ठीक है, यहाँ पर यह 3/4 है, यह संख्या इस तरफ जाएगी तो यह अपोजिट में हो जाएगी 3/4 अपॉन 3/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 यानी 9 और बटे 8। तो कितनी रेशियो आया है बॉयज़ का 9 और गर्ल्स का 8। इसे अगर हम जोड़ते हैं 9 + 8 तो जो संख्या आती है वह आती है 17। यही न्यूनतम संख्या होगी। 17 वही ऐसी संख्या है जो कि सबसे मतलब इसी सीरीज में बनेगी, 17 की सीरीज में 17 की मल्टीपल में ही वह संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो न्यूनतम संख्या उत्तीर्ण करने कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या है वह 17 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर घंटे की गति से चलती हुई राज को पार करती है। राज को पार करने में कितना समय लेगी, हमें क्या निकालना है यहाँ पर टाइम। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, समय हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कितनी गति है इसकी 36 किलोमीटर घंटे की गति से राज को पार करती है। राज को पार करने में कितना समय लेगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अपॉन में 36 और इसे 36 को जो किलोमीटर में दी गई है इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 × 5/18 का यहाँ पर गुणा करना होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 150 और यह 36 × 5 यहीं और जो 18 है वह हमारे ऊपर पहुँच जाएंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 36 है, 18 दूनी 36 और इसे करेंगे 5 × 15 0 और 2 से ये 15 बार। तो आंसर जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 15 सेकेंड। ठीक है, कितना समय लेगी 15 सेकेंड का समय लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा त्रिकोण समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। तीन रेखाएं भुजाओं को सम त्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं, आच्छादित क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह त्रिकोण समबाहु दिया गया है, यह त्रिकोण समबाहु हमारे पास है जिसका क्षेत्रफल कितना है 18 वर्ग सेंटीमीटर। 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। अब तीन रेखाएं यहाँ पर, तीन रेखाएं भुजाओं को सम त्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं। तीन रेखाएं कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3। यह तीन रेखाएं भुजाओं को समद्विभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं। और अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से तो त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं त्रिभुज, और यहाँ से हमें मिल रहा है चतुर्भुज। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब दो समांतर भुजाओं के बीच में जब हम बीच में बनने वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो क्षेत्रफल निकल के आता है ना, वह हमेशा सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको है ध्यान में रखना होगा। और उन्हीं भुजाओं के बीच में जो त्रिभुज बनता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधा होता है, किसका, चतुर्भुज का, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम चतुर्भुज का 2 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू 2। तो इसका क्या होगा, त्रिभुज का इसका आधा होगा चतुर्भुज से, तो इसका 1 1 1 1। टोटल एरिया जो है अंदर का वह कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 2 4 2 6 7 8 9, कितना आ रहा है 9 निकल के आ रहा है। आप इसे 10 भी मान सकते हैं, तब भी यह त्रिभुज का आपको 5 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमसे दिया गया है बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 18, और जो नीचे भी जो हमने बनाया है सम त्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर जो बने हैं चतुर्भुज और त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 9। तो जब यहाँ पर 18 दिया गया है तो इसका कितना अंदर का आ रहा है, ये 9 के बराबर है। तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि आच्छादित क्षेत्रफल यानी जो काला भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 2 + 2 + 2 कितना हो रहा है 6। तो यहाँ पर 1 का 2 है तो 6 का कितना होगा 12, यही इसका आंसर है, ठीक है। आप आंसर देख लीजिए, यह 12 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा। आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। तो यहाँ पर संख्या कितनी दी गई है 1540, ठीक है। कितनी है, यदि ये वर्तमान में 1540 है और कमी कितनी आई है 23% की, यानी कि 100 होगी, इसमें 23% की कमी आई है। तो इसे कमी को हम अगर माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 77%। अब 77% ही यह संख्या है 1540, ठीक है। अब इसे हमें 100% यहाँ पर देखना होगा कि 100% जब 77% यह संख्या है तो 100% इस क्या संख्या होगी। तो चलिए, यह 77 के बराबर है और हमें फाइंड करना है मूल संख्या। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे तो यह जाएगा, यह 2 बार में चला जाएगा, 20 × 100, 20 × 100 कितना आ जाएगा हमारे पास 2000, ठीक है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का संबंधित अनुपात 5:6 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। तो हमें वाई की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई की रेशियो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स का दिया गया है 6x और वाई का दिया गया है 5, तो इसे हम मान लेते हैं 5x। अब यह रेशियो दिया गया है 5 वर्ष पूर्व का, ठीक है। तो प्रेजेंट में इसे हम देखेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 6x + y और इसका हो जाएगा y का 5x + 6x + 5 और इसका हो जाएगा 5x + 5, ठीक है। यह तो हो गया प्रेजेंट का। अब बताया गया है 10 वर्ष पश्चात, तो हमें 10 वर्ष के बाद क्या रेशियो होगा वह देखना है। तो 6x + 5 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसका निकालेंगे तो 5x + 15, यह आ गया 10 वर्ष के पश्चात। अब बोला गया है 10 वर्ष के पश्चात दोनों का रेशियो कितना हो रहा है 8:7,
7। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं y की वर्तमान आयु। तो 6x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 15, रेशू कितना दिया गया है 8/7। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो जाएगा 42x प्लस 15×7 = 105 बराबर 40x प्लस 15×8 = 120। ठीक है, x में से 42 में से ये 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x और यह बचेगा 15। कितना आएगा 15। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.5। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो हमें क्या ज्ञात करना है y की आयु। अब y की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो वर्तमान आयु हमने क्या निकाली थी, ये वाली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो हम इसमें चलिए y की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। 5x प्लस 5 हमने y की वर्तमान आयु यहाँ पर निकाल ली थी पहले ही। अब x का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो 5 × 7.5 प्लस 5, तो यह आ जाएगा हमारे पास, तो यह आयु आ जाएगी हमारे पास 37.5। यह इसका आंसर होगा। इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है, तो नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं पहले। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। कितना दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने पास दिया गया है केवल व्यास। व्यास कितना होता है 2r। ठीक है, जब व्यास 2r 14 दिया गया है तो त्रिज्या जो होगी, यहाँ पर हमें त्रिज्या चाहिए πr² में, तो त्रिज्या जो हमारे पास निकल के आएगी वह 7 होगी, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे 22 × इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 7, ये अपॉन में 7। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 154। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई पूछी गई है और जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, दोनों समान है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया है 154। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, 155 यहाँ पर आ गया बराबर, लंबाई हमारे पास कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर चौड़ाई। लंबाई ज्ञात करना है, हमारे पास चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई हमें निकालना है। लंबाई × चौड़ाई 11 दी गई है, इसे हम यहाँ पर ले आएंगे 154/11। तो इसे हम बराबर लंबाई, इसे हम क्रॉस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 14 बार में यह चला जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौको 44। तो लंबाई जो निकल के आ जाएगी वह आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 के घन का वर्ग क्या होगा। 6 के घन घन यानी कि 3, 6 का घन, चलिए देख लेते हैं। 6 का घन तो क्या होगा 6 का घन हम ऐसे बना सकते हैं, 6 का घन यही होगा। ठीक है, अब इसका वर्ग क्या होगा, अब इसका वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग सिंपल सी बात है 6 इसका वर्ग कर देते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, इसे यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 6 में। ठीक है, तो यही इसका आंसर देख सकते हैं, 6 के घन का वर्ग 6⁻6। दो समपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है, तो दोनों कोणों में लघुत्तर यानी स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर संख्या क्या होगी, लघुत्तर कोण क्या होगा। तो दो समपूरक कोण के बीच अंतर कितना है 20 डिग्री का,
और संपूरक, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है? योग होता है, जो संपूरक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर दो कोण संपूरक दिए गए हैं, तो 90 + 90 इसका हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं बड़ा कोण जो है वह, बड़ा कोण बराबर x मान लेते हैं। तो छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण यहाँ पर अंदर 20 डिग्री का दिया गया है, तो x - 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। योग बराबर, संपूरक कोण का योग बराबर 180। तो चलिए दो संपूरक कोण का योग, संपूरक कोण का योग 180 है। दो संपूरक कोण कौन से माने हमने? x, इनका योग यानी कि जोड़ x - 20 बराबर 180। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + x - 20 बराबर 180। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, x उस माइनस का 20 उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यह इसमें जुड़ जाएगा। और जो 2x की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 200, और x की वैल्यू आ जाएगी तो वह 100 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 100, और हमने बड़ा कोण माना है x को, तो x बड़ा कोण की वैल्यू कितनी हो गई? 100, और छोटे कोण की वैल्यू जो हो जाएगी वह आ जाएगी x - 20, यानी कि 100 - 20 वह आ जाएगी हमारे पास 80 डिग्री। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4320 बराबर a 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c है, तो a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, जब 4320 एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, फिर से 2 से जाएगा, यह 1080। ठीक है, फिर से 2 से तो यह जाएगा 540, फिर 2 से तो यह जाएगा 270। ठीक है, फिर 2 से 135। ठीक है, अब यह जाएगा 3 से 45 टाइम। ठीक है, और फिर जाएगा 3 से तो यह जाएगा 15। ठीक है, और अब एक बार और जाएगा 3 से तो यह जाएगा 5 या 15, और अब ये जाएगा 5 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मल्टीपल जो अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है वह हो रही है 2 गुणा कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 प्राप्त हो रहे हैं, तो 5 टाइम 2 प्राप्त हो रहे हैं, इंटू 3 गुणा 3 बार 3 और एक बार 5। तो अगर हम 4320 बराबर यह कितनी बार आया? 5 बार। यह कितनी बार आया? 3 बार, और यह 1 बार। यही a, b और c की पावर के रूप में यहाँ पर हो जाएगा, काउंट के रूप में। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 531 के रूप में यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। √16 प्लस √9 -5 का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसे पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो यह किसका अंडर रूट होगा? 4 इंटू 4, यानी कि 4 आ जाएगा हमारे पास जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो। और ये आ जाएगा 3 9 का, और माइनस के 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 3 7, 7 में से 5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। सिंपल सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुभुज में कोणों का कुल योगफल कितना है। बहुभुज में ये जो बहुभुज दिया गया हमारे पास, इसमें इसके कोणों का कुल योगफल कितना होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या 8 होती है। ठीक है, यहाँ पर 8 कोण दिए गए हैं। बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 8। और यहाँ पर फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना होगा। बहुभुज के अंत कोणों का योग का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। बहुभुज के अंत कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या -2, ठीक है, इंटू 180। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 8। यहाँ पर आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, -2 इंटू 180, यहाँ पर 6 इंटू 180, और इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1080 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, 1080 डिग्री। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 इस तरह से मतलब सभी पत्तों पर संख्याएं हैं। बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर दोस्तों एक बक्से में पत्ते हैं जिन पर संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इस तरह से संख्या लिखी हुई है। अब इनमें से दोस्तों हम किसी भी अगर पत्ते को निकालें तो इसकी क्या संभावना, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वह एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या को देखना होगा कि इसमें से कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो है, चलिए देख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर इसके बाद 10 11 है, इसके बाद 13 है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल अभाज्य संख्या हो रही हैं, अभाज्य संख्या निकल के आ रही है तो वह है टोटल जो पत्ते होंगे अभाज्य संख्या वाले वह 6 होंगे। और टोटल यहाँ पर कितने पत्ते दिए गए हैं, 15। तो 6/15 इसे हम कर सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 के रूप में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों यह थी वह मैथ के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार मैथ 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम में 10 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 में। वह 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने जो हमारे इस सब्जेक्ट जो पटवारी के पहले पेपर हुए हैं 2017 में, उनकी सभी सब्जेक्ट की सेपरेट वाइज वीडियो मैंने अपलोड की हुई। दोस्तों अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। इससे आपको दोस्तों अपनी तैयारी में एक अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें किस लेवल से तैयारी करनी होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर पूर्ण हुई। 20 क्वेश्चन जो थे वह हमें यहाँ पर किए कंप्लीट हुए हैं। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि हम इससे नेक्स्ट वाला पेपर जो 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई हो, कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।